पिछली बहुत सारी वीडियो में हमने देखा पोस्टल बैलेट क्या होता है और उनका प्रयोग कौन कौन करता है, ईडीसी क्या होती है, उनका प्रयोग कौन कौन करता है, दोनों के बीच अंतर क्या है। और निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, मानकर चलिए रमेश हमारे एक मतदान अधिकारी हैं और रमेश का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जहां उसकी वोट है, जहां उसका नाम है, जहां का वह मूल निवासी है, उसी संसदीय क्षेत्र में उसकी ड्यूटी लग जाती है मतदान अधिकारी के रूप में, तो वह ईडीसी का इस्तेमाल करेगा, ईडीसी का इस्तेमाल करके अपनी वोट देगा। और अगर उस संसदीय क्षेत्र से अलावा जहां उसकी वोट है उससे अलग किसी दूसरे संसदीय क्षेत्र में उसकी ड्यूटी लग जाती है तो वह पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करेगा। अब उसका यह पता लगना ज़रूरी है कि उसकी ड्यूटी उसी संसदीय क्षेत्र में लगी या किसी दूसरे में, तो ही वह इस चीज़ का निर्धारण कर पाएगा कि वह पीबी का इस्तेमाल करे या ईडीसी का। और यह उसको कब पता चलेगा, उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कंडीशन हो जाती है। मानकर चलते हैं कि रमेश शामली का रहने वाला है। अब देखिए मैंने ये डायग्राम बनाया, इसको थोड़ा आप समझ लीजिए। ये ऊपर सहारनपुर जनपद है ग्रीन कलर में और नीचे शामली जनपद है। अब जो शामली जनपद है, शामली जनपद की जो तीनों विधानसभाएं हैं वह कैराना लोकसभा के अंतर्गत आती है और कैराना लोकसभा में इन 3 विधानसभा के अलावा सहारनपुर जनपद की 2 विधानसभा, कैराना नुकुड़ एसी और गंगू एसी, एसी को विधानसभा बोलते हैं, वो भी आती है। यानी कैराना लोकसभा के अंतर्गत सहारनपुर जनपद की 2 विधानसभा और शामली जनपद की 3 विधानसभा आती है। और जो सहारनपुर लोकसभा है उसमें सहारनपुर जनपद की 1, 2, 3, 4, 5 विधानसभाएं लगती है। इसको हम संकेत के रूप में देख सकते हैं, सहारनपुर लोकसभा प्लस प्लस दिखाया है और कैराना लोकसभा ये दिखाया है। अब मानकर चलते हैं रमेश सहारनपुर जनपद के रहने वाले हैं, सहारनपुर जनपद के रहने वाले हैं और सहारनपुर में ही वह पोस्टेड है। तो जब वह सहारनपुर में पोस्टेड है तो सहारनपुर में ही कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटी लगेगी। सहारनपुर से बाहर कम ही चांस है उनकी ड्यूटी जाएगी, वह कहीं ना कहीं ड्यूटीरत सहारनपुर की किन्हीं विधानसभाओं में होंगे। तो जो पहले चरण की ड्यूटी लेटर आएगा, पहले चरण की ड्यूटी लेटर में विधानसभा का पता रमेश को नहीं चलेगा और जब तक उसको विधानसभा का पता नहीं चलेगा रमेश को कि उसका किस विधानसभा में कहाँ ड्यूटी लगा है, तब तक वह यह नहीं कह सकता कि उसका संसदीय क्षेत्र जहाँ का वह मूल निवासी है और जहाँ उसकी ड्यूटी है दोनों एक है। क्योंकि जो सहारनपुर जनपद है 2 लोकसभाओं में बंट जाता है। इधर की जो विधानसभाएं हैं कैराना लोकसभा में चली जाती है, इधर की विधानसभाएं सहारनपुर लोकसभा में चली जाती है। तो दूसरे चरण का जो प्रशिक्षण होगा, दूसरे चरण का जो दौर होगा, दूसरे चरण का जो ड्यूटी लेटर आएगा रमेश को, उसमें ही क्लियर हो पाएगा कि उसका संसदीय क्षेत्र दोनों एक है या अलग अलग है। तो दूसरे चरण के दौर में ही रमेश तय कर पाएगा। लेकिन अगर रमेश शामली जनपद का रहने वाला है और शामली में ही पोस्टेड है तो पहले चरण के दौर में ही उसे पता चल जाएगा कि उसकी दोनों चीज़ एक ही है। यानी जहाँ का वह मूल निवासी है जिस संसदीय क्षेत्र का, उसी संसदीय क्षेत्र में उसकी ड्यूटी लगेगी। क्योंकि रमेश की ड्यूटी शामली से बाहर नहीं जाएगी। जो कैराना विधानसभा है, उसी कैराना लोकसभा क्षेत्र है, उसी के अंतर्गत उसकी ड्यूटी रहेगी और शामली का ही वह रहने वाला है। तो निश्चित है कि पहले ड्यूटी लेटर में ही क्लियर हो जाएगा कि रमेश ईडीसी का इस्तेमाल करेगा। तो अलग अलग जनपदों में अलग अलग स्थिति होती है। जिस जनपद की कोई विधानसभा कोई अन्य लोकसभा अध्यारोपित नहीं करती तो पहले चरण में ही वहाँ का जो रमेश है उसे पता चल जाएगा। लेकिन सहारनपुर जैसे जनपदों में और बहुत सारे जनपदों में दूसरे प्रशिक्षण में ही पता चल पाता है कि रमेश दोनों में से किसका इस्तेमाल करेगा। अगर शामली जैसे जनपद की बात करें तो रमेश को प्रथम चरण का जो प्रशिक्षण होगा उसके लिए जो ड्यूटी लेटर आया है उसके साथ इस तरीके से एक फार्म 12 के आएगा। वह फार्म 12 के रमेश को भरना पड़ेगा। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है, शामली जैसे जनपद की अगर बात करें, उसको प्रथम प्रशिक्षण के दौरान स्टॉल लगी मिले, वहाँ इस तरीके का वह इसको मिल जाए।
ये है फार्म 12 के, रमेश नेट से भी डाउनलोड कर सकता है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी रमेश इसको डाउनलोड कर लेगा। यानी कुल मिलाकर ये फार्म रमेश को भरना पड़ेगा। अब जैसे शामली जनपद की हम बात कर रहे हैं, शामली जैसे जनपदों की, जहाँ पहले प्रशिक्षण में ही पता चल जाता है कि रमेश वहीं रहेगा, रमेश को ईडीसी का ही इस्तेमाल करना है, तो ईडीसी भर लेगा रमेश पहले प्रशिक्षण में और इसको जमा करा देगा। जमा पहले प्रशिक्षण में भी करा सकते हैं, प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे प्रशिक्षण में भी जमा करा सकते हैं। खैर जैसा भी है, जिस तरीके से भी है, रमेश को यह फार्म 12 के भरना होगा, यह भरना है और उसको जमा कराना है। अब इस फार्म 12 के को रमेश कैसे भरेगा हम देखते हैं। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। चूँकि रमेश मानकर चलते हैं शामली जनपद का रहने वाला है, वह कैराना विधानसभा का मान लेते हैं, कैराना विधानसभा क्षेत्र का कहीं किसी गांव का रहने वाला है। तो चूँकि कैराना विधानसभा कैराना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ती है, तो यहाँ रमेश अपनी संसदीय क्षेत्र, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख देगा कैराना निर्वाचन क्षेत्र। फिर आगे मैं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से यहाँ अपनी विधानसभा का नाम लिख देगा। विधानसभा यानी एसी रमेश की कैराना है, कैराना लिख देगा। फिर यहाँ मुझे निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्र संख्या, देखिए यहाँ रमेश से लिखवाया गया है कि उसकी ड्यूटी कहाँ लगी है। क्योंकि पहले और दूसरे चरण के जो प्रशिक्षण होते हैं उसमें मतदान केंद्र का पता नहीं चलता। तीसरा जो ड्यूटी लेटर है, जहाँ जब पार्टी रवाना होगी, जब वो उसको मिलेगा तभी उसको पता चल पाता है कि उसका मतदान केंद्र कौन सा है जहाँ उसकी ड्यूटी लगी है। तो रमेश का ये है अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि उसका मतदान केंद्र या बूथ कहाँ है, तो इस कॉलम को रमेश खाली छोड़ देगा। फिर अगला किंतु मेरा नाम, यहाँ अपना संसदीय क्षेत्र का नाम लिख देगा, पुनः कैराना संसदीय क्षेत्र रमेश लिख देगा। फिर निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट है विधानसभा, फिर यहाँ समाविष्ट से आगे यहाँ कैराना लिख देगा। और फिर निर्वाचक नामावली के भाग संख्या, यहाँ रमेश कैराना की विधानसभा की किस भाग संख्या में है और मतदाता सूची में उसका क्या क्रम संख्या है, इसको भर देगा। अगर उससे नहीं भरा जा रहा तो ऑनलाइन भी अपना नाम चेक कर सकता है, अपने BLO से भी पूछ सकता है अपनी भाग संख्या वगैरह, क्रम संख्या वगैरह। आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पर, ऑनलाइन भी इसको चेक कर सकता है। इस तरीके से गूगल में जाइए, वोटर लिस्ट, ऑनलाइन वोटर लिस्ट लिखिए, फिर नीचे जाइए, डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करें, तहसील विधानसभा का नाम सेलेक्ट करें, एसी का। फिर इस तरीके से जब आगे बढ़ेंगे बूथ खुलकर आ जाएंगे। फिर बूथ से आगे ये व्यू में जब जाएंगे तो भाग संख्या और ये पता चल जाता है। अच्छा, जब स्टॉल कहीं अगर लगी होगी पहले प्रशिक्षण के दौरान, वहाँ कर्मचारी के पास भी मतदाता सूची मिल सकती है, वहाँ विधानसभा वार स्टॉल लगे होंगे, तो वहाँ से भी वे कर्मचारी मदद कर सकते हैं इसको भाग संख्या और क्रम संख्या भरवाने में रमेश की। वहाँ से भी रमेश जी पूछ सकते हैं कि उनका क्रम संख्या और भाग संख्या क्या है। अच्छा, फिर निम्न पते पर भेजा जाए। अच्छा, जो मतदान अधिकारी हैं हमारे पीठासीन अधिकारी, और ये प्रशिक्षण के दौरान उनसे यह फार्म भरवाया जा रहा है, तो फिर यह पता नहीं भरना होगा। अक्सर यह खाली छोड़ देते हैं जो मतदान पार्टी के कर्मचारी होते हैं इस जगह को, और फिर नीचे अपना स्थान लिख देंगे, स्थान जहाँ उनका प्रशिक्षण हो रहा है उसी स्थान को लिख देंगे, तारीख लिख देंगे और भर दिया में नीचे अपने रमेश नाम लिख देंगे। तो इस तरीके से फॉर्म 12 के रमेश ने भर दिया। अब यह फॉर्म 12 के रमेश द्वारा भरा गया। अब यह फार्म 12 के दूसरे प्रशिक्षण में भरा गया हो या पहले प्रशिक्षण में भरा गया हो, जब भी भरा गया है, यह वहाँ जो कर्मचारी होंगे जो स्टॉल पर बैठे होंगे पहले आप दूसरे प्रशिक्षण के दौरान, देखिए वो तो सुविधा के हिसाब से होता है कि किस ज़िले में किस तरीके से आपका यह फार्म भरवाया जाएगा और लिया जाएगा। लेकिन अगर हम सहारनपुर जैसे जनपदों की बात करें तो दूसरे प्रशिक्षण के दौरान ही क्लियर हो पाता है कि ईडीसी भरा जाएगा रमेश द्वारा या नहीं, तो दूसरे प्रशिक्षण के दौरान यह वहाँ जमा कराया जाएगा फार्म। तो खैर जैसी भी स्थिति है, सभी जनपदों की फॉर्म भर लिया और रमेश ने जमा करा दिया। अब होता क्या है, कहीं कहीं तो ऐसा है कि साथ के साथ हाथों हाथ यह फार्म जमा करके आपको दूसरा एक अनुमति लेटर, जिसको फॉर्म 12 ख बोलते हैं, इस तरीके का फॉर्म 12 ख होता है, ये दे दिया जाएगा।
ये जारी कर दिया जाएगा। इस फार्म 12 ख के आधार पर आपकी जहाँ ड्यूटी लगी होगी उस दिन आप इस फार्म 12 ख को दिखाकर पीठासीन अधिकारी को, पीठासीन भी खुद हो सकते हैं आप अपना वोट डाल लेंगे इस फार्म 12 ख के बेस पर। यह फार्म 12 ख आपको दूसरे प्रशिक्षण के दौरान मिलेगा, उस दिन भी मिल सकता है जिस दिन आप ट्रेनिंग पर जाएंगे वहाँ, या उससे अगले दिन भी मिल सकता है। वो अलग अलग ज़िलों में अलग अलग व्यवस्था होती है। ये आपको मिलेगा। ये आपको अपने प्रभारी अधिकारी, जो पोस्ट बेल्ट के प्रभारी अधिकारी होते हैं, उनके माध्यम से मिल सकता है, आरओ के माध्यम से भी, जैसा भी है ये आपको मिल जाएगा। वो अलग अलग तरीके होते हैं। और ये फार्म 12 ख क्या होता है, इसमें क्या लिखा होता है देख सकते हैं आप। इसमें देखिए लिखा है ऊपर सीरियल नंबर होता है, एक अद्वितीय सीरियल नंबर सभी ईडीसी का होता है। निर्वाचन करते हुए प्रमाण पत्र को हम इंग्लिश में ईडीसी बोलेंगे, यानी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। तो यह ईडीसी, यही ईडीसी होता है, इसको ही हम ईडीसी बोलते हैं। एक किस्म का अनुमति लेटर होता है। इसके आधार पर हम अपना ईवीएम में सामान्य तरीके से वोट डाल देते हैं जहां हमारी ड्यूटी लगी होती है। तो इसमें रमेश का विवरण भरा होगा कि रमेश की कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक है, उसका नामावली संख्याक, उसका निर्वाचक नामावली में संख्या इतनी है, ये लिखा होगा। और नीचे स्थान, तारीख और हस्ताक्षर रिटर्निंग अधिकारी। रिटर्निंग अधिकारी यानी जो लोकसभा के रिटर्निंग अधिकारी, जो जिलाधिकारी महोदय होते हैं, उनका यहाँ नमूना हस्ताक्षर होंगे। इस तरीके से यह रमेश को निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अब यह निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र आपको कलेक्ट कर लेना चाहिए, रमेश को ले लेना चाहिए। और अगर कोई इनको नहीं लेते, रमेश किसी वजह से नहीं ले पाते, रमेश तक नहीं जा पाता, तो जब पार्टी रवाना होती है तब भी रमेश को यह मिल जाता है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि रमेश इसको दूसरे प्रशिक्षण के दौरान ले ले, अपना पता कर ले कि कहाँ है, तो इस तरीके से ले लेना चाहिए। अब फिर क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। मानकर चलिए अब बूथ पर रमेश चले गए, अपना ईडीसी उसको सुरक्षित रख लेंगे, अपने थैले में, अपनी जेब में, कहीं सुरक्षित पॉकेट में रख लेंगे। अब कैसे इसके माध्यम से वोट डालेंगे, आइए देखते हैं। अब रमेश अपना वोट कैसे डालेगा। सबसे पहले ध्यान रखना होगा, रमेश पीठासीन अधिकारी भी हो सकते हैं, मतदान अधिकारी भी हो सकते हैं। पीठासीन अधिकारी का ये दायित्व बनता है कि मतदान अभिकर्ता अगर बूथ पर हैं, अगर नहीं है वह तो अलग बात है, अगर मतदान अभिकर्ता बूथ पर एजेंट उपलब्ध हैं तो मतदान अभिकर्ता को ईडीसी के बारे में बताना होगा, ईडीसी का प्रावधान समझाना होगा और यह बताना होगा कि ईडीसी के माध्यम से मतदान कार्मिक अपना वोट डाल सकते हैं, और एक बार ईडीसी जारी हो जाने के बाद फिर मतदान कार्मिक अपना वोट नहीं डाल सकते, ईडीसी के माध्यम से ही वोट डाल पाएंगे। उन्हें यह सब प्रक्रिया बतानी होगी ताकि कोई वैसी दूसरी स्थिति न बने। कभी कभी मतदान अभिकर्ता यह समझ सकते हैं कि मतदान पार्टी गलत तरीके से वोट डाल रही है, वह जाकर उसमें दबा रही है, तो वहाँ हंगामे की स्थिति उत्पन्न न हो। तो इस तरीके से मतदान अभिकर्ता को सारी चीज़ें समझानी होगी। कोई प्रपत्र वगैरह कुछ कहीं कुछ लिखा पढ़ा दिखाना हो, कहीं कुछ डॉक्यूमेंट दिखाना हो, तो मतदान अभिकर्ता को वो भी दिखाना होगा। यानी कुल मिलाकर यह है कि मतदान अभिकर्ता को इस प्रक्रिया के बारे में पूर्ण रूप से बताना होगा, इस प्रावधान को बताना होगा। सबसे पहली बात यह हो गई। अब दूसरी चीज़ जो मानकर चलिए रमेश है, रमेश या तो पीठासीन अधिकारी हो सकते हैं, मतदान अधिकारी। तो मानकर चलिए रमेश मतदान अधिकारी है, तो पीठासीन अधिकारी के पास जाएंगे, खुद पार्टी के ही होते हैं सब आदमी, वो कहेंगे पीठासीन अधिकारी को जी मैं वोट डालना चाहता हूँ। और जो ईडीसी हैं 12 ख हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरीके से 12 ख है। तो पीठासीन अधिकारी इस ईडीसी पर रमेश के हस्ताक्षर बनवा लेंगे, रमेश का कहीं भी हस्ताक्षर करवा लेंगे। अब हस्ताक्षर हो गया रमेश का। अब तीसरी चीज़ आ जाती है, जो रमेश है मतदाता सूची में रमेश का उल्लेख होगा। अब जो मतदाता सूची है उसमें तो रमेश का नाम नहीं है, और मानकर चलते हैं मतदाता सूची में टोटल 1150 मतदाता हैं। वहाँ उस गांव की मतदाता सूची में 250 टोटल मतदाताओं का विवरण है।
तो मतदाता सूची में रमेश की एंट्री भरी जाएगी अलग से। और लास्ट का जो पेज है जहाँ 1150वां मतदाता है, वहाँ 1151 अलग से पेन से लिखा जाएगा। और लिखने के बाद फिर वहाँ रमेश का नाम लिखा जाएगा, और जो रमेश का विधानसभा है उसका नाम लिखा जाएगा। विधानसभा का नाम, एसी का नाम लिखा जाएगा मतदाता सूची में। विधानसभा का संख्या भी लिख सकते हैं, एसी की संख्या भी लिखी जाएगी, और उसकी विधानसभा की भाग संख्या, विधानसभा की किस भाग संख्या में का रमेश है, और उसकी जो क्रम संख्या है मतदाता सूची में, यानी रमेश की सभी जो चीज़ें हैं वह उसमें भरी जाएगी मतदाता सूची में। और अगर रमेश के अलावा और भी वहाँ ईडीसी डाल रहे हैं तो इस तरीके से नंबरिंग बढ़ती चली जाएगी। 1152, 1153, 1154 मानकर चलते हैं कि 4 लोगों ने वहाँ वोट दी उस बूथ पर, तो 1154 तक ऐसे ही मतदाता सूची में एंट्री होती चली जाएगी और उसमें विवरण पेन से लिख दिया जाएगा। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हो गई अब 17A। 17A में भी अलग से एंट्री होती है जब कोई ईडीसी का प्रयोग करता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए यह 17 कै रजिस्टर है, हिंदी में मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें तीसरे नंबर पर मानकर चलते हैं, यहाँ तीसरे नंबर पर रमेश की एंट्री होगी। तो सामान्यतः देख सकते हैं पहले और दूसरे नंबर पर गांव के जो लोग आ रहे हैं वोट डालने, उनका यहाँ सिर्फ क्रम संख्या लिख दिया जाता है। लेकिन यहाँ तीसरे नंबर पर जब रमेश का हम यहाँ विवरण भरेंगे तो रमेश की यहाँ SN का मतलब होता है सीरियल नंबर, यानी मतदाता सूची में क्रम संख्या क्या है रमेश की वह भर दी जाएगी। फिर ओब्लिक का निशान दिया जाएगा, ओब्लिक के आगे फिर भाग संख्या लिखी जाएगी। भाग संख्या लिख दी जाएगी, रमेश की विधानसभा जो लगती है उसमें क्या भाग संख्या है वो लिख दी जाएगी। फिर ओब्लिक का निशान दिया जाएगा, यहाँ रमेश की जो विधानसभा का संख्या होता है वो लिख दिया जाएगा, और फिर ओब्लिक करके नाम लिख दिया जाएगा रमेश की विधानसभा का। तो इस तरीके से ओब्लिक करके चारों चीज़ रमेश की यहाँ लिख दी जाएगी। यह थोड़ी सी अलग एंट्री होती है ईडीसी के मामले में। तो इस तरीके से जो दूसरा कॉलम है 17 कै का, उसमें एंट्री होगी। फिर निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के लिए क्या दस्तावेज उपलब्ध किया गया है। देखिए इसमें चुनाव आयोग द्वारा बहुत सारे दस्तावेज होते हैं, जैसे DL हो गया, दिव्यांग प्रमाण पत्र हो गया, मतदाता पहचान पत्र हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं। तो यहाँ 12B लिखा जाएगा। 12B यानी ईडीसी दिखाकर उसने अपना वोट डाला है, तो यहाँ तीसरे कॉलम में 12B लिखा जाएगा। और फिर अगले कॉलम में रमेश अपने हस्ताक्षर कर देगा। और जो टिप्पणी वाला कॉलम है यहाँ ईडीसी वोटर लिखा जाएगा। मतदान अधिकारियों द्वारा टिप्पणी में रमेश से ईडीसी वोटर लिखवाया जाएगा। यह एंट्री हो गई। अब फिर इससे आगे स्याही, रमेश की उंगली पर स्याही का निशान लगा दिया जाएगा, और फिर रमेश अपना वो ईवीएम में वोट डालने चले जाएंगे। ईवीएम में वोट डल गई, और फिर P1 की जिम्मेदारी होती है, P1 की देख रेख में एक लिफाफा तैयार किया जाता है और उसमें सभी ईडीसी रखी जाती है, और इसको बाद में बंद कर दिया जाता है। मानकर चलिए 4 ईडीसी का प्रयोग है, चारों ईडीसी उसमें लिफाफे में, एक अलग लिफाफे में डाल दी जाएगी। लिफाफे के ऊपर लिख दिया जाएगा मतदान केंद्र संख्या। ईडीसी वाला लिफाफा है यह लिख दिया जाएगा, ईडीसी वाला लिफाफा, मतदान केंद्र संख्या, बूथ संख्या और कितना ईडीसी डाला वो सब लिख दिया जाएगा। और यह लिफाफा बाद में जब शाम के समय सामग्री जमा की जाती है तो अन्य सामग्री के साथ यह लिफाफा जमा हो जाता है काउंटर पर। फिर 17C में भी एंट्री होती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 17C में जो हमारे पीठासीन अधिकारी होते हैं वह सब प्रपत्र तैयार करते हैं। तो 17C में जो यह भाग 1 होता है, इसके भाग 1 में क्रम संख्या 1 पर जो लिखा है मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, इंग्लिश में आप इसको देख सकते हैं। इंग्लिश में यह है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर असाइन टू द पोलिंग स्टेशन। यहाँ लिखना होगा 1154, क्योंकि मैं आपको पहले बताया था हमारे 1150 मतदाता थे उस बूथ पर और 4 ईडीसी डली। तो यहाँ टोटल 1154 वोट डली है बूथ, मतलब टोटल नियत निर्वाचक 1154 हुए। तो 1154 और ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा 1150 प्लस EDC 4। 17 कै में सिर्फ यही एंट्री होगी और बाकी कहीं EDC का कोई जिक्र नहीं होगा 17 कै में। तो इस तरीके से 17 कै मतलब पीठासीन अधिकारी द्वारा भर गया। और जो फिर PO डायरी होती है, PO डायरी में भी
इसका उल्लेख किया जाएगा ईडीसी का, कितनी ईडीसी डली। जो पीठासीन अधिकारी है पीओ डायरी में इसका उल्लेख कर देंगे संख्या का। और इस तरीके से यह सब प्रक्रिया हो गई। अच्छा, एक विशेष बात और मैं बताना चाहूँगा। देखिए, सभी मतदान अधिकारियों की पीठासीन अधिकारियों की ड्यूटी नहीं लगती, कुछ रिजर्व में रहते हैं। मानकर चलिए रिजर्व वाले कुछ लोग हैं जो कहीं ठहरा दिए जाते हैं और उनके पास ईडीसी है। चूँकि ईडीसी उनको जारी हो गया तो अब वो अपना वोट कैसे डालेंगे? अपने घर वह नहीं जा सकते, पूरा दिन शाम तक वह रुकेंगे, कहीं उनकी ज़रूरत न पड़ जाए। तो एक प्रावधान है कि उनको किसी निकटतम बूथ पर ले जाया जाए, देख रेख में, पुलिस की देख रेख में। ये एआरओ के दायित्व होते हैं, इसके लिए एक नियुक्त होते हैं अधिकारी, वह उन अपनी देख रेख में उनको ले जाएंगे और निकटतम किसी बूथ पर वोट डलवा देंगे। और जो महामतदान एजेंट है उनको इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा कि रिजर्व के जो ये कर्मचारी हैं, जो मतदान अधिकारी हैं, ये वोट डालने आए हैं और ऐसा प्रावधान होता है, उनको अपनी सहमति में लेंगे ताकि वहाँ कोई हंगामे की स्थिति न बने और उनको वोट डलवा दी जाएगी रिजर्व पार्टी के जो हमारे मतदान अधिकारी या पीठासीन अधिकारी होते हैं। तो इस तरीके से रमेश ने अपनी वोट डाल ली। किस तरीके से क्या क्या करना था वो सब मैंने आपको बताया। और अगर आप रमेश की तरह हैं और उसी क्षेत्र में है, निर्वाचन क्षेत्र में जहां आप की मतदाता सूची में नाम है और वहीं आपका ड्यूटी है, तो इस तरीके से आप अपना वोट डाल देंगे। धन्यवाद।